लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे फैराडेज लॉज। तो मैंने आपको बताया था कि दो फैराडे के लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। उन दोनों के बारे में आपने बात करनी थी। पहले आप बात कर रहे थे फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, चाहे डिपॉजिट हो रहा है चाहे निकल रहा है, the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electric current passing through it। यानी कि अगर आपको कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दे दिया जाए, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन करवा रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन के टाइम पे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गए। अब कितने आयंस जाके डिपॉजिट होंगे, क्या उनकी अमाउंट होगी, उस अमाउंट का जो क्राइटेरिया है, जो निकालने का तरीका है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के। आप इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जितनी ज्यादा देर के लिए करंट को वहां पे अप्लाई करके रखोगे, उतने ज्यादा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, as amount of electrolyte deposited on the electrode। जैसे जैसे जितना जितना आप करंट जो है वो अप्लाई करके रखोगे जाएगा। अब जैसा मैंने बताया था, बुक के अंदर भी हमें अलग बताया हुआ है, नोट्स में भी मैंने अलग बताया हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हो। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, अमित बाय नो फेल। तो यहाँ पे अपने पास ये अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं, मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। ए डिपॉजिटेड, जो हम हमारा सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी अमाउंट जो हमें निकालनी है। एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, आई है यहाँ पे करंट, और करंट आपको हमेशा लेना है एम्पियर्स में। टी है हमारे पास टाइम, टाइम आपको यहाँ पे लेना है हमेशा सेकंड्स में। अगर मिनट्स में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। एन में यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कल जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको बोल के बताया था कि हमारा जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लॉस या गेन हो रहे हैं वो हमारी एल की वैल्यू होती है। उसी को फिर आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। भाई जितनी वैलेंसी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एफ है हमारे पास फैराडे कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96,000 ये वाली वैल्यू यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आएगी। तो न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या करते हैं, फिर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं 96,500 कूलम्स। तो अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, यही हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। यहाँ पे बच्चे मैंने आपको 2 फैराडे के लॉ बताने हैं ना, एक्चुअल में जो अपने पास 95% क्वेश्चंस जो आते हैं वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं। सेकंड लॉ पे कभी रेयरली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो कहते होते हैं ना किस्मत खराब थी पेपर मुश्किल आ गया। अगर वैसी कोई सिचुएशन है तब आपको सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज हमेशा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर पेपर में आता है तो वो फर्स्ट लॉ से मिलता है। फर्स्ट लॉ के अंदर एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। दूसरा क्या होता है, कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है
कि हम इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन शो कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में मैंने मेरे आयन को न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं मेरे आयन को न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करूंगा तो वहां पे कितने कूलम चार्ज मैंने यूज किया होगा, ये हमें बताना है। हाउ मैनी चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आयन इनटू न्यूट्रल एटम। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन गेन करवाए होंगे तो उसके लिए 10 फैराडे चार्ज चाहिए। मींस आप जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे उतने फैराडे चार्ज आपको चाहिए होता है। फैराडे की वैल्यू हमारे पास कूलम में है, यहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास आपका टोटल चार्ज आ जाया करेगा कूलम में। ये हमारे पास हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो अपना फैराडे का फर्स्ट लॉ है ना, वहां से अपने को ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको अभी करवा दूंगा क्योंकि ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और वैसे भी अपने कुछ एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, सेकंड चैप्टर के वीडियो वो वाली कर रहे हैं अभी काम उस पर। तो यहाँ पे जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा ताकि वो भी अपने पेंडिंग ना रह जाए, काम हमारा बढ़ ना जाए। तो फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स मैं आपको अभी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड लॉ बता देता हूँ। दोनों लॉज पढ़ लेती हैं, फिर जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपना फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब आ जाते हैं आप फैराडे के सेकंड लॉ पे। जो अपना फैराडे का सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेने हैं। ऊपर तो मैं एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा था ना, यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल होंगे। मैं फटाफट एक बार बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया अपना पहला बीकर, ये ले लिया मैंने अपना दूसरा बीकर। ये आ गई हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये आ गई सेकंड इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये आ गई हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये आ गई हमारी सेकंड इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए मैंने। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अपने अलग अलग लेना है। सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट। अब कल मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के दिखाया था ना, ये वाली रोड होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव, फिर ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग अलग आ रहा है। हमने इन दोनों सेल्स को आपस में कंबाइन करना है। अब आप सबने देखा होगा जो आपके एक्सटेंशन बॉक्स होती हैं उनके अंदर आप यही काम करते हो, जो अपने अलग अलग कनेक्शंस होती हैं उनको सीरीज में कंबाइन करते हो। तो सीरीज में कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, पॉजिटिव को ऐड कर दो नेगेटिव के साथ और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे सेल लगा दो। ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे सेल लगा दिया। तो यहाँ पे 2 सेल्स को मैंने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करवानी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ज्यादा करवाऊंगा इसके अंदर कम करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करवानी है। अब एक बार ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास हमारा क्राइटेरिया था, मैं एक बार आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। When the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in the series, जब हमारे पास हमारे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया करवाएंगे तो कितना कितना
इक्विवेलेंट वेट पे। यानी कि इस सेल के अंदर सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वाले में कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये कॉपर के इक्विवेलेंट वेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही हमारे पास हमारा फैराडे का सेकंड लॉ है। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड is directly proportional to equivalent weight of silver. Amount of copper deposited is directly proportional to लगाऊंगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो लगाऊंगा कांस्टेंट। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने रेशियो ले ली, अमाउंट ऑफ सिल्वर और अमाउंट ऑफ कॉपर की रेशियो ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो लिया तो राइट हैंड साइड में भी लेनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में रेशियो लूंगा तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हमारे सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। तो हमारा सेकंड लॉ वाले सेल ये होते हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जब अपन नॉर्मैलिटी सिल्वर की वैलेंसी 1 है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो ये अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मासेस को डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वहां से फिर आपका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास हमारे फैराडे के दो लॉ, दोनों के दोनों लॉज हो गए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। अच्छा, अच्छे बच्चे हो तुम तो यार। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। नो चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पास अपने फैराडे के दो लॉज अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन कुछ एक देख लेते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते होते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी 4-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा वो आप देखोगे, जो मोस्टली क्वेश्चंस है हमारे वो फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही इजी केस है, आराम से आप कर सकते हैं। चलो बुक में उठा लेता हूँ क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच चार्ज इन कूलम्स required for 1 mole of aluminium 3 positive, 5 moles of copper 2 positive in copper। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन से आपको पहली टाइप जो है वो समझ में आ जाए। में उसने बोला कि मैंने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल अमाउंट थी। तो अब देखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। तो यहाँ पे आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको फर्स्ट लॉ के अंदर दूसरी चीज क्या बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में 1 फैराडे चार्ज जो है वो यूज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे। तो यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो कितना चार्ज लगा होगा, 3 फैराडे, यानी कि 3 × 96,500, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लेना कूलम्स में। हो गया क्वेश्चन। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको मिल सकता है 1 मार्क के अंदर। यहाँ पे देखो,
5 moles of copper 2 positive changes to copper। हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की रिएक्शन है 5 मोल है। तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर, रिएक्शन से जो है वो क्लियरली शो है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे गेन हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। देखो मैंने इसका भी 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया। 1 मोल के लिए 2 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? 10 फैराडे, यानी कि 10 इंटू 96,500, यानी कि ये हमारे पास हमारा चार्ज आ गया कूलम में 9,65,000। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अच्छा आपको तो नहीं है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। ये छोटी सी गलती थी, देख लिया करो। क्या रिपीट करूं बताओ? So ये हाउ मच चार्ज है? समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो एक बार। सर पूरा ही स्टार्टिंग से जो ये करवाया अभी। अच्छा अभी अभी बता देता हूँ जी। देखो क्वेश्चन था अपना कि हमें चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है। हमें एक रिएक्शन दे देंगे, उस रिएक्शन के अंदर कितना चार्ज के हमें जो है वो यूज करना पड़ा रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, वो बताना है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलो ना, प्रैक्टिकल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बीकर ले लो, उस बीकर पे 2 रोड्स लगा दो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैं अब इसने न्यूट्रल होने हैं, न्यूट्रल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, खत्म करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ना। तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया एल्यूमिनियम एटम। लगेगा फाराडे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर देता हूं आपके लिए। यहां पे अपने पास आ जाएगा इतना चार्ज, इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन था 5 मोल का, तो 5 मोल के लिए मैंने आपको क्या बताया? कॉपर 2 पॉजिटिव चला गया नेगेटिव चार्ज के पास। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर एटम बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बन जाएगा। एक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं कॉपर आयन से कॉपर एटम बनने के लिए। तो यहाँ पे तो 1 मोल है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मोल कॉपर आयंस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे पास हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन। अब आप आगे चलते हैं, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट 2 moles of water converted to oxygen। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं। और उसके बाद है 1 मोल ऑफ FeO2
Fe2O थ्राइस। तो यहां पे देखो, अब हमें आयन नहीं दिया उसने डायरेक्ट, अब हमें मॉलिक्यूल दे दिए। हमें मॉलिक्यूल की हेल्प से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सारा खेल इसी चीज का है कि आपने ये पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं। तो वो देखो बहुत इजी कंसेप्ट है हमारा। जो ध्यान से देखो, हमारा जो H2O है वो कन्वर्ट हो गया O2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट थी -2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। आपको पता है जो एलिमेंटल स्टेट होती है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, वही रूल मैंने यूज किया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ पे है 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने मोल हैं? 2 मोल्स। तो 2 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज चाहिए? 4f चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4 × 96,500 कूलम्स। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, FeO चेंजेस टू Fe2O थ्राइस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज है, ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आयरन चेंज हो रहा है। यहाँ पे -2 है तो आयरन पे आएगा +2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 3 ऑक्सीजन पे आएगा -6। -6 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे +6। 2 आयरन है, 2 आयरन पे +6 आ रहा है तो एक आयरन पे कितना आएगा? +3। तो यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन चेंज हुआ Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज चाहिए? 1 फैराडे। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। सर इस क्वेश्चन में प्रॉपर रिएक्शन नहीं शो करें? दोबारा बोलो एक बार। सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं शो करने बस जैसे आप नहीं बच्चे, प्रॉपर रिएक्शन जो है वो जरूरी नहीं है। उसने अपने को क्या बोला? चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपल मेथड से ही ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो रिएक्शन शो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप शो करना चाहते हो तो कर दोगे। इसकी रिएक्शन शो करने के लिए आपको हाफ रिएक्शन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। पानी का डीकंपोजिशन होगा तो पानी के डीकंपोजिशन से क्या होगा? H2O चेंजेस टू O2 + H2। उसने ऑक्सीजन के लिए पूछा तो आप ऑक्सीजन के लिए निकाल देंगे, सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो पूरी रिएक्शन शो करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया बस आप उसी पे काम करेंगे। ओके। हाँ जी, और कोई डाउट हो? और इसमें +3 और -6 का समझ नहीं आया। ये बच्चे +1 वाला कंसेप्ट है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। +1 में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था ना, उस पर डिपेंडेंट है ये, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास FeO चेंजेस टू Fe2O थ्राइस। तो मुझे क्या करना है? सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल मेरा न्यूट्रल है तो 0 चार्ज, ये वाला मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है तो 0 चार्ज। अगर मेरे मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ये वाला जो एटम होगा इसका चार्ज इसको बैलेंस करेगा, सेम इसका चार्ज इसको बैलेंस करेगा। अब जो आपके सामने आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से देख लो। एक बार मैं पहले टाइम देख लेता हूँ, टाइम है अपने पास। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में चार्ज है -2। कई एटम्स का जो चार्ज होता है ना वो फिक्स होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 स्टेट आती है। ये कुछ एक रूल्स हैं, मैं PDF में सेंड कर दूंगा। +1 के रूल्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएंगे ताकि आपको याद रहे ये कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर में ये बार बार यूज होगा, तो आपको वो रूल पता होने चाहिए।
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब -2 को न्यूट्रल करने के लिए आयरन कितनी होनी चाहिए स्टेट? एक से ज्यादा आयरन है, एक से ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा चार्ज जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखो, हार्दिक आपको समझ में आएगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, Fe प्लस Fe, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। आयरन भी अलग लिखिए, ऑक्सीजन भी अलग लिखिए। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। इस पे भी -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2। टोटल कितना चार्ज हो गया? -6। ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज आ रहा है -6, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आयरन पे कितना चार्ज आना चाहिए? आयरन पे आना चाहिए +6। अब दो आयरन पे +6 आ रहा है, तो आप इसको कैसे बांटोगे? +3 दे दो इसको और +3 दे दो इसको, तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। हमारे पास आयरन था +2 जो चेंज हो गया +3 में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता लगा सकते हो। फिर भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको वो एक बारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रूल्स वाली। वो रूल पढ़ लेना, एक ही पेज का रूल है, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट उसको याद करने में, 15 मिनट का काम है। तो ये आप एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन फॉर्मूला पे, अमित बाय नोफेल। उसका एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। जब मैं +2 में था तो मेरी किस्मत अच्छी थी, अमित बाय नोफेल वाला एग्जांपल जो है वो पेपर में आया था। तो अगर मैं बुक वाले फॉर्मूला से करता तो मेरे 3 नंबर वेस्ट हो जाते। इस फॉर्मूला से काम इतना सिंपल हो जाता है, आप अभी देखोगे ही। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड, एक थोड़ा सा सिंपल है, एक थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दी फॉर 10 मिनट्स with current of 1.5 ampere. What is the mass? What is the mass of copper deposited? हमें कॉपर का एटॉमिक वेट गिवन है 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही रहा, मुझे पक्का पता है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अमाउंट आ गया, मास ऑफ कॉपर बताना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, A इज इक्वल टू MIT बाय NF। अब देखो, यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, M में यहाँ पे मास, बच्चे बोलते हैं कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास, यही पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसने बोला मास ऑफ कॉपर, हमें सिर्फ कॉपर का मास निकालना है, तो यहाँ पे मैं कॉपर वाले मास की वैल्यू यूज करूंगा, कंप्लीट वैल्यू यूज नहीं करनी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसका ध्यान रखना। अब देखो अपने को गिवन क्या क्या है, एक बार देखो अपने को गिवन क्या क्या है। 10 मिनट टाइम गिवन है, तो टाइम आ गया 10 मिनट, जो अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है 10 × 60, 600 सेकंड। करंट गिवन है कितना? 1.5, तो आई की वैल्यू भी गिवन है, वो है हमें 1.5 एम्पियर। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो कॉपर का बताना है, कॉपर का मास दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी हुई है 63.5। देखो, ये 5 वेरिएबल चाहिए थे, 5 में से 1 2 3, ये 3 वेरिएबल हमें पता है। फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, एम रह गया। अब एन को पता करना कितना इजी है, देखो एन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट,
तो यहाँ पे SO4 पे होगा -2, कॉपर पे होगा +2। कॉपर पे +2 चार्ज है तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए, तो N की वैल्यू आ गई 2। इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला वाला जो भी हमारा वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है तो निकाल लेते हैं आंसर। अमाउंट की वैल्यू आएगी 63.5 इंटू 1.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये 2 ये 0 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको 5 के टेबल पे काट देता हूँ, 5 3 सा 15, 0.3 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 4 6, 5 9 जा 5 3 जा, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 63.5 इंटू 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 193। इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा आप ग्राम में लिख लोगे। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कर लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.296 ग्राम। तो स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, नहीं भी लिया तो रिकॉर्डिंग में से उठा लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है आपका लेक्चर। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन था। देखो कितना इजी हो गया, ये फॉर्मूला बड़े काम का है। मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देता हूं, मैंने ना आपको जो ये वाला क्वेश्चन करवाया है ये प्रदीप के अंदर सॉल्व है, तो आप एक बार वो सॉल्व क्वेश्चन देखना वो कैसे सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद आप ये देखना जो मैंने करवाया। आपको ये वाला जो तरीका है ये 100 गुना ईजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, इस क्वेश्चन में फिर भी मैंने मान लिया कि आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लोगे, कई बच्चे कहेंगे नहीं वो मेथड इजी है। तो एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं, उस क्वेश्चन में तो गारंटीड आपको यही वाला फॉर्मूला अच्छा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो जो मैं आपको करवा रहा हूं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है वो लास्ट बार पेपर में 3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है लास्ट ईयर के पेपर्स में। तो क्वेश्चन देखो, ये रब कर रहा हूं मैं, चलिए। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपने पास, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स of silver nitrate and copper sulfate solutions are connected in series. सेकंड लॉ वाला क्वेश्चन, पर इसको आप फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं, मैं आपको फर्स्ट लॉ से ही करके दिखाऊंगा। सेकंड लॉ से भी कर सकते थे, फर्स्ट लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन सेकंड लॉ के लिए डाटा हमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ, पर मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। तो हमारे पास 2 सेल हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट का और एक कॉपर सल्फेट का, दोनों के दोनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। उसके बाद ए स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर is passed till 1.078 gram of silver is deposited. Sir, What is the rate of copper deposited? चलिए, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। तो आवाज आ रही है सर, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ये वाइब्रेशन सी हो रही है। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, आ रही है। चलो, वो बीच में कॉल आ गया था, सॉरी।
तो क्वेश्चन देखो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन जो है वो आप फर्स्ट लॉ से भी सॉल्व करेंगे, सेकंड लॉ से भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे, एक सिल्वर नाइट्रेट और एक कॉपर का। अच्छा, एक चीज मैं बतानी भूल गया, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 108 और कॉपर का मैंने बताया ही था 63.5। तो मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो आपको हमेशा गिवन होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो क्या चीज आएगी। सबसे पहले मैं आपको सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड is equal to equivalent weight of silver divided by equivalent weight of copper। यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने। अब देखो, अपने को क्या निकालना है, ये चीज व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये मुझे निकालना है। इसको मैं एक बार x मान लेता हूं। ये लो, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ये तो बताया हुआ है 1.078, तो ये आ गया मेरे पास 1.078। यहां पे वैल्यू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या आएगा, इस पे है -1 तो इस पे है +1, तो सिल्वर की वैलेंसी कितनी आ गई 1। तो इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, इस पे है -2 चार्ज, इस पे है +2 चार्ज, तो हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी आ गई 2। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां से देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 1.078 बाय x, ये तो बन जाएगा 108, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई 63.5, तो यहां से x ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 1.078 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेना, कॉपर की अमाउंट आ जाएगी। तो ये अपने पास अपना सेकंड मेथड था। अगर मैं इसको पहले फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा, तो पहले फॉर्मूला से देखो, टाइम थोड़ा सा कम रह गया, मैं फटाफट बताता हूं। पहले फॉर्मूला के लिए देखो, मुझे यहाँ पे करंट दिया हुआ है लेकिन टाइम की वैल्यू तो दी नहीं हुई, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट लिखा है, अभी देख लेता हूँ।